हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का मेरे वीडियो में फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों की जो सीटेट की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, आई होप उनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लोग ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं कि आज हम बात करने वाले हैं पियाजे के बारे में, जो हमारे जीन पियाजे हैं, जिनका हमारी सीडीपी में बहुत अहम भूमिका है। और अगर आप इस सीडीपी में जीन पियाजे जी को पढ़ लेते हैं, तो अगर आपने अच्छे से जीन पियाजे को पढ़ा है तो आई होप आपका सीटेट सिर्फ जीन पियाजे को पढ़कर ही पास कर सकते हो बहुत अच्छे नंबर के साथ। क्योंकि जीन पियाजे के क्वेश्चन पहले क्या था कि पहले एक दो क्वेश्चन हम लोग को देखने को मिलते थे। अभी क्या है कि हमारे सीडीपी में बहुत कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन और पेडागोजी में भी इसके क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। और इससे पेडागोजी से अगर देखिए बात करें तो हमारे एनईपी 2020 और एनसीएफ 2005 इनमें भी बहुत से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं जीन पियाजे जी से। हाँ, तो इनका जो हमारे सीडीपी में जो भूमिका है बहुत ही अहम भूमिका है। और इन्होंने ऐसे बताया है कि बच्चा क्या कर सकता है, बच्चा कैसे क्या करता है, तो सारा कुछ मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ। देखिए, ऐसा है कि जो लोगों ने अपनी तैयारी नहीं शुरू की है वो अभी बहुत ही कम समय बचा है कि अगर आप तैयारी करना शुरू करोगे तो बिल्कुल भी समय नहीं है। ये उन बच्चों से पूछो जिन बच्चों का हर बार 1 या 2 नंबर से सीटेड रह जाता है। ठीक है, तो यही चीज़ है कि अगर हम लोग कॉन्सेप्ट को लेकर चलेंगे तो चीज़ें हमें अच्छे से क्लियर होंगी। और अगर आप ऐसे भटकते रहेंगे कि ये वीडियो देख लिया, वो वीडियो, एक लोगों का कंटिन्यू एक लोगों का वीडियो देखो, और जिसका लैंग्वेज, जिसका बताने का तरीका समझ में आ रहा है, तो उस चीज़ को आप लोग अच्छे से वीडियो देखें। तो ठीक है, मैं ज़्यादा वीडियो को लेंथी नहीं बनाती हूँ और ज़्यादा कुछ इसमें लेक्चर भी नहीं देती हूँ। ठीक है, तो फिर हम लोग वीडियो को अभी शुरू करते हैं और चलिए फिर देखते हैं जीन पियाजे का। और आई होप, मैं ऐसा बोल रही हूँ कि मैं इसको ज़्यादा बोरिंग भी नहीं बनाऊंगी। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों ने अच्छे से देख लिया तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का जीन पियाजे से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो आप वीडियो शुरू करते हैं। ये जो हमारे जीन पियाजे थे, ये जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास को हम और मानसिक विकास, बौद्धिक विकास भी कह सकते हैं। और आपको पता होगा जीन पियाजे रचनावादी थे। रचनावादी तो हमारे वाइगोत्स्की भी थे, इनकी भी बात करेंगे। इनका तो खैर बहुत छोटा सिद्धांत है, तो आपको समझने में बिल्कुल कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इसमें आपको डाउट भी रहेगा, इन छोटा सा सिद्धांत है इनका। तो ये रचनावादी थे, और रचनावाद तो हम सृजनात्मकतावाद भी कह देते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि बच्चा क्रिएटिव होता है, बच्चा एक्टिव रहता है, तो यहाँ पे इसलिए हमने इनको सृजनात्मकतावाद भी बोल दिया है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, है ना। बच्चे सक्रिय होते हैं, और बच्चे मतलब उन्हें बहुत सी चीज़ें खोजबीन करने की बहुत ज़्यादा सक्रिय होते हैं। बच्चे अर्थ निर्माण करते सक्षम होते हैं, बच्चे गतिविधि करते हैं। यहाँ पे अर्थ निर्माण का सक्षम का मतलब जैसे कि एक बच्चा उसका मन में ही नहीं कर रहा, मतलब वो खिलौनों को तोड़फोड़ करके चीज़ों को करने की कोशिश नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ पे यह बताया गया है कि नहीं, बच्चे में जिज्ञासा होती है, वो हर चीज़ को तोड़फोड़ करके उसका ऐसा अंदर से होता है कि चीज़ों को ऐसे, जैसे कि कोई वैज्ञानिक नहीं चीज़ों को देखता है कुछ करने के लिए, कुछ बनाने के लिए आपको नॉर्मली उस चीज़ का एनालिसिस करना होता है। तो बच्चा वही सेम चीज़ यहाँ पे बच्चा गतिविधि द्वारा अर्थ निर्माण करने की कोशिश करता है। अर्थ निर्माण करता है बच्चा, बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करता है इस हर चीज़ में। कुछ नहीं तो अपने खिलौनों को ही तोड़ के कभी पूरा जोड़ने की कोशिश करेगा, मतलब नई नई चीज़ें वो करता रहता है। ये बच्चे में इन्होंने जीन पियाजे के अकॉर्डिंग ये इन्होंने इतना माना कि बच्चे को सेम यही चीज़ें अगर पेडागोजी में आ जाती हैं, यहाँ सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिखाई गई, आपको वही टिक कर देना, ये सारी पॉजिटिव टैग माने जाते हैं, तो आपको पेडागोजी में बहुत काम करेंगे। जीन पियाजे आनुवंशिकता अथवा परिपक्वता को अधिक महत्व देते थे। जैसे कि आपको पता है कि वाइगोत्स्की थे जो समाज के महत्व देते थे। उनका मानना है कि बच्चा समाज में रहकर बहुत कुछ सीखता है, लेकिन जीन पियाजे यहाँ पे आनुवंशिकता अथवा परिपक्वता को महत्व देते थे। इसका इनके कहने का मतलब है कि बच्चों में क्या है कि जैसे कि उन्होंने बोल दिया कि बच्चे, लेकिन जैसे उनकी एज बढ़ती है बच्चों की, उसके हेरिडिटी के अकॉर्डिंग बच्चे में वो चीज़ें, शक्तियाँ वो चली जाती हैं, है ना। तो अब क्या हो जाता है, तो इनका ये मानना है कि इनके अनुसार बच्चे जो विकास की इन्होंने असत प्रक्रिया है, मतलब विकास असत प्रक्रिया, क्यों यहाँ पे आप बोलेंगे असत प्रक्रिया, इसलिए बोलेंगे क्योंकि यहाँ पर 4 चरण दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाता है, तो इनके अंदर ये भी मान लेते हैं कि इन्होंने विकास एक असत प्रक्रिया है। असत प्रक्रिया, ठीक है, समझ गए ना कि आप असत प्रक्रिया किस लिए बोल रहे हैं हम। हाँ, तो यही हो जाता है ना कि सबका अपना अपना अलग होता है। जैसे इन्होंने 4 चरण दिए हैं, अब 4 चरण देने का मतलब इनके अकॉर्डिंग इसी के हिसाब से चीज़ें होती हैं। बच्चा मतलब इसी के हिसाब से चीज़ें करेगा, और यही असत प्रक्रिया यहाँ पे आप बोलेंगे असत प्रक्रिया यहाँ पे वो, क्योंकि इन्होंने 4 चरण दिए हुए हैं। तो जैसे 4 चरण दिए हुए हैं, एक हो गया दंड, बहुत से ऐसे होते हैं जो, अरे मैं कन्फ्यूज हुई जा रही हूँ यार बच्चा इसी के हिसाब से ग्रोथ करता है। ठीक है, तो इन्होंने मतलब क्या हुआ है
यहाँ पे हम मानते हैं सत इन्होंने स्टेज दिए गई हैं। स्टेजेस देने का मतलब है कि इन्होंने असत माना है जो कि स्टेज के अकॉर्डिंग ग्रो करता है। असत का मतलब हमेशा चलने वाला कि स्टेज में उन्होंने उसको बांट दिया है जो रचनावादी थे। आपको पता है जीन पियाजे वाइगोत्स्की दोनों ही रचनावादी थे और रचनावादी रोल लर्निंग को नहीं मानते, पुरस्कार को नहीं मानते, दंड को नहीं मानते, मापन को नहीं मानते, अनुबंधन को नहीं मानते। और बार बार आप बच्चे को अभ्यास करा रहे हो इस चीज़ को भी एग्री वो नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है ये सारी चीज़ें आपकी पेडागोजी में वर्क करने वाली हैं। इनको आपको बहुत अच्छे से लिखना है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिख जाएं, जिस ऑप्शन में आपको वो ऑप्शन निगेटिव समझना है। मतलब रोट लर्निंग एनसीएफ के अकॉर्डिंग एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग रोट लर्निंग बहुत ही खराब माना गया है। पुरस्कार भी बहुत हद तक जो एक होता है वो जैसे कि व्यवहारवादी जो हैं, जैसे थार्नडाइक हो गए, स्कैनर हो गए और पॉल हो गए, और व्यवहारवादी पुरस्कार को उन्होंने अहम रोल माना गया है। वहाँ माना गया है कि अगर हम बच्चों को पुरस्कार देंगे, बच्चा अंदर से मोटिवेट होता है, उसको लगता नहीं है कि हम यह करेंगे तो हमें बहुत कुछ मिलेगा। जो चीज़ होती है वो व्यवहारवादी पुरस्कार को बहुत अच्छा मानते हैं, लेकिन रचनावादी इस चीज़ को नहीं मानते। उनको लगता है बच्चे में वो क्वालिटियाँ अंदर से होती हैं और ये जो पुरस्कार वगैरह, ये दंड हैं, ये जो हैं, ये बाहरी ये चीज़ें, मतलब पुरस्कार से दोगे तो वो खुश हो जाएगा, लेकिन अंदर से चीज़ें आनी चाहिए। इसलिए पुरस्कार को नहीं मानते, अनुबंधन को नहीं मानते। जैसे आपने किसी चीज़ को 2 बजे कर रहे हो, बार बार रिपीट, 2 बजे रिपीट, 2 बजे रिपीट हो रही हैं, मतलब 2 बजे खाना खाना है, ये अनुबंधन में नहीं है। ठीक है, तो ये व्यवहारवाद में अनुबंधन मानते हैं, पुरस्कार मानते हैं, ये मापन में बिलीव नहीं करते। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, इसलिए मैंने बोला था ये आपके पेडागोजी में बहुत वर्क करेगा। अब यहाँ पे बात करते हैं, आपने 2 चीज़ें सुनी होंगी, अडॉप्टेशन यानी अनुकूलन। तो यहाँ पे आप अपने 2 चीज़ें इसमें सुनी होंगी। अनुकूलन नॉर्मल आपको पता है कि किसी भी समाज में उसके तौर तरीक़ों को हम उसी में ढलने की कोशिश करते हैं, उसी तौर तरीक़ों में उसको एनवायरनमेंट में वहाँ पर हम अनुकूलन कर रहे होते हैं। उन्हीं के हिसाब से अनुकूलन में यहाँ पे आपकी 2 चीज़ें आप पढ़ रहे हैं उनके जीन पियाजे के अंदर में मिलती हैं। एक स्कीमा भी मिलता है और एक दूसरा क्या मिलता है, स्कीमा वो जो होता है जो बच्चों या मैं हूँ तो मेरे अंदर पहले से चीज़ें भरी हुई हैं, मेरे अंदर जो चीज़ सेव्ड है वो मेरी जानकारी दिया है, वही स्कीमा है। और कुछ स्कीमा यहाँ नया स्कीमा मतलब होता है जो कुछ आपके दिमाग में है वो सब स्कीमा है, जो फीडेड इन्फॉर्मेशन है वो सब स्कीमा है। तो स्कीमा आप समझ गए हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे अनुकूलन के 2 और चीज़ें। ठीक है, तो इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया। अनुकूलन ही, इसको भी अनुकूलन ही बोलेंगे, लेकिन 2 अलग अलग चीज़ें हम समझेंगे। क्या ये एक होता है असिमुलेशन, एक होता है अकोडोमेशन। देखिए ये इंग्लिश में आप अच्छे से लर्न करेंगे तो आपको इससे अच्छा से मतलब अच्छा रहेगा, क्योंकि रीज़न क्यों ऐसा होता है कि हिंदी में कभी कभी इसको आत्मसात कारण जैसे दे दिया, इसको कभी समायोजन दे देते हैं, कभी कभी समाविष्ट दे देते हैं। ठीक है, देते हैं। हिंदी में इसके नेम चेंज हो सकते हैं पर इंग्लिश में नहीं चेंज हो सकते। इंग्लिश में इसको असेंबली भी रहेगा, इसका अकोडोमेशन भी रहेगा। इंग्लिश में अगर आप इस चीज़ को मतलब अपने दिमाग में बिठाए हो तो ज़्यादा इजी हो जाएगा, आपकी गलतियाँ नहीं होंगी। अगर आत्मसातकरण की जगह कुछ और आ जाए, शायद मुझे भी डाउट हो जाए कि ये क्या है, ये क्या पूछ लिया, तो इसलिए मैं इसके लिए ज़्यादातर इसके वर्ड्स इनको इंग्लिश में मतलब अपने दिमाग में बिठाया। इंग्लिश में याद करने की ज़रूरत है, इंग्लिश में समझने की ज़रूरत है, उसको आपको एग्ज़ाम में डाउट नहीं होगा और आपको क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि हिंदी में हर चीज़ के ऐसे अलग नाम होते हैं जिनमें डाउट हो जाता है। तो हम एसमिल को समझेंगे, एसमिल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ठीक है, ओ माय गॉड, तो यहाँ पर क्या होता है, पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ा। जैसे कि आपको पहले से पता होगा कि सभी एनिमल्स होते हैं। हमने किसी में भी अपने बच्चों की बात कर लूँ तो जैसे कि उनको कुछ नहीं पता होता, एनिमल्स कुछ ऐसा एनिमल जिसको नहीं आता, मैंने अपना बोला ये डॉग है, उसको नहीं पता, तो उसने दिमाग में बिठा लिया डॉग है, तो उसके लिए ये नया ज्ञान हो गया। डॉग उसने अपने दिमाग में जोड़ लिया, ठीक है, पूंछ कर इसके 4 पैर होते हैं और ऐसे ऐसे करता है, ये डॉग है ना, मतलब ठीक है डॉग। फिर उसने अब आ जाते हैं अकोडोमेशन में। ठीक है, तो ये डॉग हो गया, हमने बच्चे को बता दिया, ज्ञान में इसमें आ गया, जुड़ गया। अब यहाँ पर क्या होता है, अकोमोडेशन में पूर्व ज्ञान में चेंज और एडजस्ट करना। अब हमारे बच्चे ने देखा गोट बकरी देख ली उसने, या फिर मान लीजिए साइज़ का और क्या हो सकता है, भेड़िया देख लिया उसने, अब वो बोल रहा है ये डॉग है, ये डॉग है। तो हमने उसको बोला नहीं बेटा ये डॉग नहीं है, भेड़िया, या फिर ये बकरी है। फिर हमने उसको बोला कि कुछ डिफरेंस बताया कि डॉग होता है उसकी ऐसी आवाज़ होती है और बकरी होती है तो उसकी ऐसी आवाज़ होती है। फिर बच्चे को हमने कुछ डिफरेंट बताया है, तो उसको समझ में आ गया, ठीक है, पैर 4 होते हैं, पूंछ एक ही होती है, लेकिन उसकी आवाज़ों में अंतर होता है, इसलिए वो डॉग था, ये बकरी है। उसने अपने पूर्व ज्ञान में जो उसके दिमाग में था कुत्ता, ठीक है, उसमें चेंज किया, एडजस्ट हो गया, तो उसमें ठीक है। तो यहाँ पे चेंज किया, पूर्व ज्ञान में चेंज हुआ, एडजस्ट किया गया, तो ये सब हमारा अकोमोडेशन में ये चीज़ें आप समझ गए होंगे, है ना। आसानी से हम इस बात करते हैं मेन जो जीन पियाजे की जो, ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा ना आप लोगों को कि वो पूर्व ज्ञान में जोड़ लेता है ना।
अब हम क्या होता है कि जीन पियाजे के जो 4 स्टेजेस दिए गए हैं, तो मान के चलिए जिनमें भी विकास में स्टेजेस दिए हैं उसने माना है कि विकास एक असत प्रक्रिया है, जिसने, क्योंकि अगर स्टेजेस आप दे रहे हो तो इसका मतलब है कि आपने उसको डिसकंटिन्यूस माना है ना। तो इसलिए बोलते हैं कि जीन पियाजे की स्टेजेस हैं, इन्होंने क्या माना है कि इन्होंने मतलब माना है कि इन्होंने माना है मतलब विकास को डिसकंटिन्यूअस माना है ना। 1 नंबर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसकी 4 स्टेजेस हैं। यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। आपको समझना जरूरी है कि कौन सी स्टेज में बच्चे को क्या विकसित होता है, कौन सी स्टेज में बच्चा कौन सा व्यवहार करने लग जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे जो है सेंसरी मोटर, जो हमारी है संवेदी प्रेरक अवस्था है। तो सेंसरी मोटर स्टेज ये 0 से 2 वर्ष की होती है। यहाँ पे क्या होता है, बच्चे खुद में वस्तु स्थायित्व आ जाता है और लक्ष्य निर्देशित व्यवहार आ जाता है, अनैच्छिक क्रिया आ जाती है और अनुकूलन आ जाता है। ये सिर्फ 4 ही मोस्ट चीज़ें आपको याद करने की ज़रूरत है। तो सबसे यहाँ पहला क्या है, वस्तु स्थायित्व। तो इस पर यहाँ मतलब ये है कि जैसे कुछ चीज़ें उसकी नज़रों से ओझल हो गई हैं, लेकिन क्या वो उनको ढूंढने में सक्षम हो जाता है, मतलब छिपी हुई चीज़ों को ढूंढने में सक्षम हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि बच्चे को अपनी टेडी बियर रखा हो तो सामने नहीं है, फिर भी अगर वो खेल रहा है तो उसे ढूंढने की कोशिश करेगा। अब वहाँ तक धीरे धीरे पहुँच जाएगा। अब लक्ष्य निर्देशित व्यवहार का मतलब है कि जैसे उसने सामने बोतल देखी या मम्मा को देखा तो वह वहाँ तक जा रहा है, बोतल उठा के ला रहा है, अपनी माँ के पास पहुँच गया है ना, वो चीज़ उसमें आ जाती है। और अनैच्छिक क्रिया जैसे स्वाभाविक क्रिया जो होती है वो अपने आप क्रियाएं होती हैं, तो इसमें होने लगती हैं। तो वो आप सबको पता है कि अनैच्छिक क्रिया कौन कौन सी होती हैं, जो खुद से हो जाती है। जैसे उसको अपने डराया, फिर वो रोने लगा, हंसाया हंसने लगा, और हाथ पैर एक ही में मिल गया जाना, ये सब अनैच्छिक क्रिया होती हैं, खुद से होती हैं। अब अनुकूलन क्या है, मतलब अनुकूलन ऐसा नहीं है कि हमने बोला राम तो वो राम एकदम से बोल देगा, तो नहीं हो सकता है ना। अनुकूलन यही चीज़ होती है कि अगर उसने बोला राम तो राम, अगर नहीं बोला तो ये सब चीज़ें आप अच्छे से समझ लीजिए। जैसे कि वो थोड़ी देर बोले, मतलब यहाँ पे विलंबित अनुकरण में बच्चे में देखा गया। तो ये हमारी 2 वर्ष की हो गई। आपने अपने आसपास बच्चों को देखिए, 2 साल तक का बच्चा लेट कर आप सारी चीज़ें देखेंगे तो आपको लगेगा हाँ हाँ करता है। तो ये चीज़ें अगर आप देखेंगे, सिर्फ यहाँ पे आपको 4 चीज़ें जरूरी, से ज़्यादा बाहर इसमें से सेंसरी मोटर में कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, सेंसरी मोटर में बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तो प्री ऑप्शनल से यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, मूल सक्रियात्मक अवस्था से, है ना, यही यहाँ से ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आप प्रीवियस अगर देखोगे तो आपको यहाँ चीज़ें बहुत अच्छे से करनी है। इनफैक्ट करना तो आपको सब कुछ है, मगर यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ जाते तो हमें अच्छे से करना है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे प्री ऑप्शनल स्टेज की। ये 2 से 7 वर्ष की होती है। इसको हम पूर्व विद्यालय मतलब अवस्था बोलते हैं। पूर्व विद्यालय अवस्था का मतलब कि बच्चा यहाँ पे हमारा प्री प्राइमरी में पढ़ रहा है, मतलब अवस्था ये वाली होती है ना। तो इसमें बच्चा हमारा यहाँ पे प्री प्राइमरी में पढ़ रहा है होता है। ठीक है, प्राइमरी में पढ़ रहा होता है। जैसे एलकेजी यूकेजी अभी फर्स्ट में नहीं पहुंचता है, तो यहाँ पे पूर्व विद्यालय अवस्था ये हमारी हो गई। इनमें क्या होता है कि बच्चे संजीववाद होता है, जीववाद होता है। उसका मतलब है कि निर्जीव वस्तु को भी सजीव समझता है। जैसे कि बच्चा गिर जाता है तो हम बोलते हैं कि अरे इसको मारो मारो, ज़मीन में मतलब मारने लगते हैं, तो बच्चा खुश हो जाता है। उसको लगता है सच में इसने चोट लगाई तो मम्मा मार रही है। उसको नहीं पता कि अभी सजीव और निर्जीव में फ़र्क नहीं समझ सकता। तो आपके पास आग जल रही हो, उसको उंगली लगाने लगे, उसको नहीं पता कि इन चीज़ों से हम जल जाएंगे, या उसको अभी से कुछ नहीं पता। उसको जब जो भी चीज़ें अगर खिलौना कोई ला के देंगे, अगर आप चलेगा तो चलेगा, इसमें जान है, सजीव है, तो उसके साथ ऐसे रिएक्ट करे जैसे किसी इंसान के साथ खेल रहा है। अहम केंद्रित का मतलब अहम केंद्रित स्वभाव उसमें होता है जो 2 से 7 वर्ष तक, मतलब उसका मतलब होता है कि जैसे मुझे डोरेमोन पसंद है तो मुझे मम्मा को भी पसंद हो, अगर मुझे चॉकलेट पसंद हो मम्मा को भी पसंद हो। वो खुद को सेंटर में रखता है, तो मतलब नहीं समझता किसी और को कुछ और भी पसंद हो सकता है। उसका सिर्फ एक अपना नज़रिया है, उसी के अकॉर्डिंग अपने सोचता है। अभी भी वो बहुत छोटा बच्चा है, तो नॉर्मल ये चीज़ें होंगी। तीसरा यहाँ पे मतलब क्या होता है कि यहाँ पे आ जाता है प्रतिवर्ती चिंतन, यानी ये क्या ले हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, अभी एक बच्चे प्रीतम चिंतन है, अब ये मूर्त में इसका प्रतिवर्ती चिंतन होगा। इसका यहाँ पे कहने का मतलब, जैसे कि हमने बच्चे को बताया 2 3 5 होते हैं, 7 3 10 होते हैं, है ना। तो वो समझ जाएगा कि 2 3 5 होते हैं, 2 3 और 5 भी होते हैं, मतलब 7 3, ये ऐसे मतलब चीज़ों को समझने लगता है। जैसे 7 भी 3 4 3 7 भी हो गया, मतलब ऐसे उसको अभी ये दिमाग नहीं है जाता कि पानी में बर्फ़ बनेगा, लेकिन बर्फ़ भी पानी बन जाएगा, उसको अभी यहाँ पे इतना ज़्यादा वो नहीं
समझ पाता है। इसको हम अनुत्क्रमणीय भी बोलते हैं। तो ये गुण जो होता है अभी कहाँ होता है, 2 से 7 वर्ष में चीज़ें आप अच्छे से 2 4 5 बार रिवाइज कर लेंगे, आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। यहाँ पे आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब हम बात करते हैं, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये रहेगा हमारा केंद्रीकरण। ठीक है, तो ये केंद्रीकरण बच्चे में क्या होता है, केंद्रीकरण होगा बच्चे में, मतलब एक ही चीज़ पर टिका सकता है, मतलब एक ही चीज़ पर उसका ध्यान रह सकता है। जो बड़ा दिखता है मतलब उसका मतलब बहुत होगा कि जैसे हमने उसको एक मग दिया जो पतला है और एक मग दिया जो काफ़ी छोटा है ना, उसमें कम चीज़ें, मतलब उसको गहराई है वो कम है, तो उसको लगेगा ये बहुत ज़्यादा बड़ा वाला है ना, बड़ा तो है, उसको लगेगा इसमें ज़्यादा चीज़ें आएंगी। जैसे बच्चे को हमने एक एक ऊपर रुपए के 5 5 सिक्के दिए या 10 सिक्के दिए, तो एक 10 का नोट दे दिया उसको, एक 10 का सिक्के होगा, तो मुझे लगेगा, उसे लगता है कि वो ज़्यादा है, तो मतलब वो बड़ा दिखता है। वही बड़ा है जिसकी हाइट ज़्यादा है, वही बड़ा है जिसको लगता है केंद्रीकरण होता है। तो ये क्वालिटियाँ होती हैं। यहाँ पर हम इसको संरक्षण की वो बोलते हैं। तो संरक्षण हमारा कहाँ बच्चे का विकसित होगा, मूर्त संक्रियात्मक, है ना, में संरक्षण पहले समझ लीजिए क्या होता है। संरक्षण का मतलब होता है जैसे सेम वही जो मैंने चीज़ यहाँ पर बोली, मैंने एक थाली दी, उसका 1 लोटा 1 लीटर पानी में हमने उस लोटो में रख दिया है, और 1 लीटर पानी उसने उस थाली में डाल दिया। बच्चे को लगेगा थाली वाला ज़्यादा है, जबकि उसको नहीं पता कि पूरे में बिखर गया है। ठीक है, तो वो चीज़ों को उसको नहीं लगेगा थाली ज़्यादा, क्योंकि वो बड़ी दिख रही है। बस सेम यही होता है संरक्षण, उसको नहीं पता कि शेप और साइज़ बदल दो तो यानी क्वालिटी सेम हो जाती है, सेम ही रहेगी, उसको ये चीज़ें अभी नहीं पता। यहाँ पे चिन्ह और संकेत बनते हैं, बहुत से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हो जाता है, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शेप और चिन्ह बनते हैं। शेप चिन्ह का मतलब है कि अगर आप बोलोगे बच्चे से एप्पल, तो उसके दिमाग में वही चिन्ह जाएंगे, है ना, शेप और संकेत की वजह से। अगर जैसे बच्चों बोलोगे कि एप्पल, तो दिखाया होगा आपने एप्पल, और आप बच्चे को साइकिल बोलोगे तो उसके दिमाग में साइकिल बनने लगता है। और अब ज़रूरी नहीं है कि 2 साल ही में धीरे धीरे बढ़ रहा है, वो साल का जज मतलब साल के लास्ट तक जाएगा, वही चीज़ विकसित हो जाती है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया गया कि चिन्ह संकेत किस से बनते हैं, प्रतीकात्मक व्यवहार बच्चा है किस एज मतलब किस एज में करता है, विचार करता है। तो आपको क्या बताना है, 0 से 2 से 7 वर्ष यानी पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। अब हम बात करते हैं तीसरी अवस्था जो हमारी है कॉन्क्रीट ऑपरेशन। बहुत काफ़ी लंबा है, आप लोग बोर मत होइएगा। यानी मूल सक्रियात्मक है अवस्था जो हमारी 11 वर्ष तक होती है। ठीक है, ये हमारी मूल सक्रियात्मक अवस्था कहाँ से कब से होती है, ये 11 वर्ष तक होती है। फिर क्या हो जाता है, बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, यहाँ पे उसको उसमें शुरू तक हो रही है, लेकिन किन चीज़ों के बारे में, जो चीज़ें उसको दिखती हैं, जैसे उसको एप्पल दिख रहा है या कोई गाय दिख रही है, उसके ऊपर वो तर्क करता है। अभी वो चीज़ें ऊपर तर्क करना नहीं सक्षम है, जो चीज़ें उसको दिखती नहीं हैं, जो चीज़ें उसको दिख रही हैं, वो उन चीज़ों के बारे में तर्क करेगा, स्टार्ट कर देता है, जिसको क्या बोलते हैं, आगमनात्मक तर्क। आगमनात्मक तर्क का क्या मतलब होता है, जो हमें ज्ञात है, मतलब इसका क्या अर्थ होता है, इसको बारे में इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना। मतलब वो ज्ञात है कि वहाँ पे स्टार्ट कर रहा है, तभी अज्ञात की बात का ही है। सेम यही जब हम आगे आएंगे, आगे वाली स्टेज में वो हो जाएगा ज्ञात से ज्ञात की ओर। यहाँ पे परिवर्ती चिंतन इसका डेवलप हो जाता है। यहाँ पे जो रिवर्सिव थिंकिंग रहती है ना, तो करना स्टार्ट कर दे। जैसे कि आपको पता चल जाता है कि 2 3 5 हैं, तो 3 2 5 भी हो सकते हैं। अगर पानी से बर्फ़ बन रहा है तो बर्फ़ से पानी भी बन सकता है। तो वो चीज़ें यहाँ पे वो समझने लगता है। ठीक है, कि क्या यहाँ पे संरक्षण की कमी थी इसके पहले वाले में, लेकिन यहाँ पे उसकी जो संरक्षण की जो क्वालिटी है वो यहाँ पर डेवलप होने लगती है। तो उसको पता चल जाता है कि अगर 1 लीटर पानी है, तो मतलब अगर कोई शेप और साइज़ 1 ही लीटर पानी में है तो क्वालिटी उसकी सेम ही रहेगी। अगर थाली में या लोटे में है तो क्वालिटी सेम, मतलब पानी में बदलाव नहीं होगा, बस उनमें शेप और साइज़ बदलने में से क्वांटिटी में कोई डिफरेंट नहीं होता। बच्चा ये समझने लगता है। यहाँ पे बात करेंगे हम क्वालिफिकेशन वर्गीकरण, है ना। तो आप लोग प्लीज़ बोर मत होना और अच्छे से वो देखते रहना कि कभी थोड़ा बच्चा है वर्गीकरण, बच्चे को नहीं पता कि जैसे सर्कल दो या 2 से रेक्टेंगल दे दो, रेक्टेंगल दे दो, ये सारी चीज़ें अब क्या है, बच्चा गुणों के आधार पर इन चीज़ों को धीरे धीरे समझने लगा। जैसे उसको एक एक करके सिक्के दिए, 2 2 के सिक्के दिए, तो क्या है, एक सिक्के के 2 अलग 3 अलग वर्गीकरण होता है, यही कि अलग अलग चीज़ों को उसके गुणों के अनुसार रखना है। तो बच्चा यहाँ पे समझ जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन आता है नंबर ऑफ कन्वर्जेशन, मतलब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। पेडोलॉजी में मैथ में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैथ की पेडोलॉजी क्वेश्चन है, तो आपको यहाँ अच्छे से मतलब ध्यान रखना है ना, कि ये चीज़ें कहाँ से होती हैं, क्या करना होता है, कंजर्वेशन वगैरह, नंबर, ये मतलब मैथ में भी, मैथ के भी क्वेश्चन है, तो आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। डब्ल्यू व एन डब्ल्यू यानी इससे पहले बच्चे में नंबर डेवलप होता है, पहले नंबर को समझता है, फिर लेंथ को समझता है, फिर वेट को समझता है, फिर वॉल्यूम को समझता है ना, फिर वॉल्यूम को समझता है।
ये चीज़ें सारी हो गई, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है कि आपको सीरियल मिलाने दे दिया सबसे, और एक और भी ऑप्शन होता है कि आपको यूज़ करना होता है कि सबसे पहले बच्चे में नंबर आता है संख्या को समझेगा, फिर लंबाई को, फिर भार को। संख्या को समझ रहा है, फिर लंबाई को समझेगा, फिर भार को समझेगा, है ना। फिर मैथ, ये आपका मैथ का क्वेश्चन है तो पेडागोजी में आता है। लेकिन ये दे दिया किसने है, हमारे जीन पियाजे की ही थ्योरी में है, तो जीन पियाजे, इसलिए मैंने बोला था कि इनकी जो थ्योरी है वो आपकी पेडोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम यहाँ बात करेंगे वर्गीकरण की। ये जो बात कर रहे हैं हम ना यहाँ पे, क्या वर्गीकरण यहाँ पे आ जाता है, तो आपको ये उसके हैं पेडागोजी के सारे क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। तो यहाँ हम क्या हो गया, ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये चीज़, इसको यहाँ से नोट डाउन कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन सिर्फ इन्हीं 3 चीज़ों से कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। जैसे आपको याद रखना है एनसीएफ का मतलब कंजर्वेशन, क्वालिफिकेशन एंड सीरियल, मतलब यहाँ पे संरक्षण, वर्गीकरण और कमी कारण, मतलब किसी चीज़ को सीरियल में लगाना, घटते क्रम में बच्चा सीख रहा होता है, बच्चे को लगता है कि